नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखो, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। ये जो गिरिराज पत्रिका हम डिस्कस करेंगे ये फरवरी महीने का गिरिराज पत्रिका का फर्स्ट पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनवरी महीना कंप्लीट जो है वो डिस्कस हो चुका है। अभी हम फरवरी महीने का फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब इस वीक का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से बना है चाहे वो डेली न्यूज़पेपर से बना है, वो यहाँ पर कवर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था, डेली न्यूज़पेपर से ये क्वेश्चन बनता है। बोलते हैं फर्स्ट रोबोटिक लैब ऑफ हिमाचल विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो फर्स्ट रोबोटिक लैब बनाई जाएगी वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनाई जाएगी। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट रोबोटिक लैब जो है वो बनाई जाएगी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी, तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो है वो बनाई जाएगी। कहाँ पर बनाई जाएगी? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में बनाई जाएगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो रोबोटिक लैब है ना, ये बिलासपुर के जुखाला में जो डाइट है, डाइट का तो आपको पता है ना, डाइट जो है ना वहाँ पर ये स्थापित की जाएगी और ये हिमाचल प्रदेश की जो है पहली रोबोटिक लैब जो है वो होगी। इससे क्या होगा? इससे जो है वो साइंस सेंटर, एक एनवायरनमेंट है वो स्थापित किया जाएगा और बच्चों की ना विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ सके उस चीज़ को जो है वो प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं? अभी बिलासपुर के एक नए मंत्री जो हैं वो बने हैं। बिलासपुर के जो नए मंत्री बने हैं ना वो हैं राजेश धर्माणी। ये घुमारवीं कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो ये मंत्री बने हैं ना, तभी ये चीज़ें बिलासपुर से आ रही हैं। अब इनके पास जो मिनिस्ट्री है ना प्रेजेंट टाइम में राजेश धर्माणी के पास, एक तो इनके पास टेक्निकल एजुकेशन भी एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री दी गई है। टेक्निकल एजुकेशन के अलावा इनके पास हाउसिंग बोर्ड मिनिस्ट्री भी दी गई है और इनके पास नगर नियोजन मिनिस्ट्री भी जो है वो दी गई है। तो ये मंत्रालय इनके पास दिए गए हैं, ये पोर्टफोलियो इनके पास है, तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बिलासपुर से टोटल ना 4 सीटें आती हैं विधानसभा की, ये पता होना चाहिए आपको। एक तो घुमारवीं से आती है, दूसरी बिलासपुर सदर से आती है, तीसरी झंडूता से जो है वो आती है और चौथी जो नैना देवी मंदिर है तो नैना देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जहाँ से ये आती है। तो ये आप ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हिमाचल्स फर्स्ट स्पेस लैब इनॉग्रेटेड एट। तो बोलते हैं कि हाल ही में हिमाचल की पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? हिमाचल की जो पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है? घुमारवीं में किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है। घुमारवीं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही पड़ता है। हमने अभी जाना कि यहाँ पर मंत्री बने हुए हैं। हम जानेंगे कि ज़्यादा चर्चा में ये क्यों आया। ये भी गिरिराज पत्रिका में नहीं था, डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बना है। देखो, ये जो विज्ञान यहाँ पर जो स्पेस लैब जो ये बनी है ना, एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला, आपने ध्यान रखना है कि इसरो की सहायता से जो है ये बनाई जाएगी। इसरो की सहायता से कई बार ना क्या होता है, कई बार जो एग्जामिनर होता है ना वो बड़ा ही स्मार्ट होता है। वो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर पूछ लेगा स्कूल कौन सा है, तो ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है घुमारवीं का, जहाँ पर ये स्पेस लैब जो है वो स्थापित की जाएगी। इस लैब में जो इक्विपमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, जैसे कि हाई पावर टेलीस्कोप यहाँ पर होगा, स्पेस क्राफ्ट का मॉडल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये जो स्पेस लैब एस्टेब्लाइज की जाएगी ना, एक युविका प्रोग्राम चलाया गया है। युविका प्रोग्राम के तहत जो है ना ये क्या किया जाएगा, युविका प्रोग्राम के तहत ना ये स्पेस लैब जो है वो बनाई जाएगी। और ये जो युविका प्रोग्राम है ये किसका है? फिर ये इसरो का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है ये है। आप इसको जो है वो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी जो है वो बोलते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी। अब ज़्यादा चर्चा में ये इसलिए आ गया क्योंकि इसको जो था वो जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है ना उसके द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर डाला गया। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री ने जब इसके बारे में ट्वीट करके डाला कि घुमारवीं में स्पेस लैब जो बनी है वो उसके बारे में डाल दिया, तो ये और भी ज़्यादा फेमस हो गई। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो का पूरा नाम आपको पता चल गया है। अगर हम बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना जो था वो 1969 में हुई थी। इसरो की बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर कर्नाटका में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। तो ये स्पेस लैब के बारे में हमने सब कुछ जान लिया यहाँ से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे यहाँ पर निकलते हैं। आगे बोलते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द यूनियन बजट फॉर द 3 ओल्ड रेलवे प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो 3 पुराने रेलवे प्रोजेक्ट हैं ना उनके लिए जो है वो कितनी धनराशि जो है वो अभी बजट में मिली है। अगर हम बात करते हैं कि जो बजट अभी आया तो इसमें हिमाचल प्रदेश के जो 3 रेल प्रोजेक्ट हैं ना उनको कितनी सहायता जो है वो दी गई। उनको सहायता दी गई कितनी, लगभग हम बात करेंगे 1685 करोड़ रुपए की, 1685 करोड़ की सहायता जो है वो उनको देने की बात कही गई। ये राशि जो है वो जो सामरिक महत्व की एक भानुपल्ली
बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन बन रही है और 2 अन्य परियोजनाएं बन रही हैं, उनके लिए जो है वो जारी की गई है। ये जो भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए ही अकेला 1200 करोड़ रुपया जो है वो क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है। और चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन है, उसके लिए 150 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। और इसके अलावा जो है वो नालागढ़ तलवाड़ा रेलवे लाइन जो है उसके लिए 335 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया है। ये जो रेलवे लाइन है ना, जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन, हिमाचल प्रदेश सरकार इसको सामरिक महत्व का बताती रही है। और ये जो है वो 63.1 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो है वो है। रेल लाइन बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कनेक्टिविटी के ऊपर, ताकि जो कच्चा माल फैक्ट्रीज में आता है वो इजीली पहुँच सके, सस्ते में पहुँच सके। तो उन सब चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा फिर फोकस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है जी, वो भी बात हो गई है। टोटल इसका कितना था, लास्ट टाइम भी बजट में जब एलोकेट किया गया था तब भी हमने पढ़ा था, इस बार फिर से हमने पढ़ लिया यहाँ पर क्वेश्चन की क्या क्या है, कितना कितना किसको दिया गया है पैसा। ये 3 रेलवे लाइन है, कौन कौन सी हुई, भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन हो गई, और नालागढ़ तलवाड़ा हो गई, चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन हो गई। इनसे एक्चुअली में होगा इस तरह से ना बेसिकली कि जो फैक्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में है वहाँ तक भी कच्चा माल आसानी से पहुँच पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर वही लिखा गया है एक्सप्लेनेशन में। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं पद्मश्री विनर सोमदत्त बट्टू बिलोंग्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि पद्मश्री विनर जो सोमदत्त बट्टू हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, इनके बारे में तो मैंने एक अलग से रील में डिस्कस किया था, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इंपॉर्टेंट नाम है इनका। तो सोमदत्त बट्टू को जो है वो क्या किया गया है, अभी पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये कौन से जिले से जो है वो संबंध रखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये संबंध रखते हैं, सही बात है। अब देखो ये हैं कौन सी फील्ड के साथ जुड़े हुए, इनको जो ये अवार्ड दिया गया है ना वो आर्ट की श्रेणी में दिया गया है, क्योंकि ये गायक हैं, प्रसिद्ध गायक हैं ये सोमदत्त बट्टू। इनको जो है वो शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए इनका जो असाधारण योगदान यहाँ पर है उसके लिए जो है उनको पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। अवार्ड दिए कब गए, तो अवार्ड जो था वो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो था ये अवार्ड दिया गया था। अब कौन सी फील्ड में दिया गया, इनको कौन से ईयर में दिया गया, कहाँ से ये संबंध रखते हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने ध्यान रखने हैं कि कहाँ से ये संबंध रखते हैं, कौन सी फील्ड से हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इस साल पद्मश्री अवार्ड दिए गए उनके बारे में, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा। देखो पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं ना, पद्मा अवार्ड ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। एक कौन कौन सी श्रेणियों में दिए जाते हैं, देखो ये 3 श्रेणियाँ जो होती हैं, इसमें एक तो पद्म विभूषण आता है, इसमें पद्म विभूषण के अलावा पद्म भूषण आता है और पद्मश्री जो है वो इसमें आता है। ये 3 कैटेगरीज इसकी आती हैं। हम बात करेंगे कि टोटल पद्म अवार्ड जो दिए गए वो 132 जो था वो टोटल दिए गए। इसमें से अगर हम पद्म विभूषण की बात करते हैं कि पद्म विभूषण जो था वो कितने दिए गए, तो 5 जो था वो पद्म विभूषण जो था वो दिए गए। पद्मा श्रेणी में सबसे बड़ा अवार्ड ये है। और पद्म भूषण की अगर हम बात करते हैं तो पद्म भूषण अवार्ड जो है वो 17 दिए गए, और पद्मश्री की बात करते हैं तो 110 जो था ये दिए गए। तो 5, 17 और 110 करके इस तरह से पूरा ये नंबरिंग रही और टोटल 132 जो था ये दिए गए। अब हम बात करते हैं ना कि पद्मा विभूषण जो दिए गए ना वो किस किस को दिए गए, क्योंकि पद्मा विभूषण के नाम इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो 5 नाम है ना, क्योंकि आप सारे नाम तो याद नहीं रख पाएंगे 132 के 132, एक तो आपने 110 में से हिमाचल का नाम याद रख लिया, अब 5 नाम हम यहाँ से याद रख लेंगे। एक वैजयंती माला बाली है तमिलनाडु की अभिनेत्री, इनको दिया गया है। एक कोनीडेला चिरंजीवी है, ये आंध्र प्रदेश के अभिनेता हैं, इनको दिया गया। एम वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश से जो आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं और पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको दिया गया। और एक दिया गया बिंदेश्वर पाठक को दिया गया, बिहार से हैं, सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। और पद्मा सुब्रमण्यम को जो था एक अवार्ड दिया गया, तमिलनाडु से हैं, भारतनाट्यम के लिए जो था वो इनको दिया गया। अब ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि ये जो अवार्ड दिए गए, चलो इनके बारे में जो पता चला वो तो ठीक हो गया, 5 अवार्ड हो गए, टोटल 17 हो गए, 110 हो गए, टोटल 132 जो है ये बनते हैं। परंतु साथ साथ में एक बात मत भूल जाना कि अभी भारत रत्न अवार्ड भी जो है वो दिए गए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है अभी तक, और अभी तक एक 2024 में जो है वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, बिहार के पूर्व सीएम जो है वो रह चुके हैं। उन अवार्ड्स को भी ध्यान रखना। तो ये सारा हो गया ना नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स का भी। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैंने इतना फोकस जो है वो यहाँ पर किया है।
अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज प्रपोज्ड एनुअल एस्टिमेटेड बजट प्लान ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द ईयर 2024-2025। तो बोलते हैं कि वर्ष 2024-25 के लिए जो है बोलते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की जो प्रस्तावित वार्षिक अनुमानित बजट योजना है वो कितने की है। ये एस्टिमेटेड है, अभी कोई भी चेंजेस होते हैं या कुछ भी नया पढ़ने को मिलता है तो हम आगे ऐड कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं है। परंतु जो एस्टिमेटेड है वो क्या है, वर्ष 2024-25 के लिए जो है वो 9,989 करोड़, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 9,989 करोड़ रुपया जो है ये हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रस्तावित वार्षिक अनुमानित बजट योजना है। ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है वो किया है 9,989 या फिर आप 9,990 इस तरह से भी करोड़ करके लिख सकते हैं फॉर एनुअल एस्टिमेटेड बजट प्लान फॉर द ईयर 2024-2025। ये आपने ध्यान रखना है। इसी आर्टिकल में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी जो था वो दी गई थी। कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर तथा 10 वर्षों में जो है सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए जो है टारगेट रखा गया है कि हम बना लेंगे इसको, ठीक है जी। और दूसरी बात यहाँ पर कही गई थी कि नाबार्ड के द्वारा अलग अलग योजनाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। तो नाबार्ड ने जो 2023-24 के दौरान 918 करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पर स्वीकृत किया है। इसमें से जो है वो लोक निर्माण विभाग को जो है वो 62 एवं जल शक्ति विभाग को जो है वो 93 विधायक प्राथमिकताएं जो है वो स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं अभी तक। तो ये ध्यान रखना है कि 2023-24 के लिए नाबार्ड ने कितना पैसा जो था वो दिया था, 918 करोड़ दिया था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो था वो कही गई थी। नाबार्ड की बात की गई थी कि नाबार्ड का जो कार्यालय एक शिमला में भी है और हिमाचल प्रदेश को आने वाले 4 वर्षों में आत्मनिर्भर और 10 वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की बात जो है वो कही गई थी आर्टिकल में। और भी अलग अलग आर्टिकल आए थे, जैसे कि एक गगरेट विधानसभा का आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था कि गगरेट विधानसभा में कुछ शिलान्यास जो किए गए, लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा के शिलान्यास जो था वो यहाँ पर किए गए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गगरेट विधानसभा जो है वो कहाँ पर पड़ता है। अगर तो आप कांगड़ा से हैं, अगर आप ऊना से हैं, बिलासपुर से हैं, इस साइड से हैं, तब तो आप इजीली टिक कर देंगे। परंतु अगर आप कहीं साइड से हैं ना, मंडी से हैं, लाहौल से हैं, कुल्लू से हैं, शिमला से हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट से, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। गगरेट विधानसभा क्षेत्र ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। ये भी ध्यान रखें कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये गगरेट विधानसभा क्षेत्र आता है। इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये हम जान रहे हैं यहाँ से जो भी एग्जाम में हेल्प कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आर्टिकल आया था जिसमें डगवार मिल्क प्रोसेसिंग डगवार जो दूध प्रसंस्करण संयंत्र है, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है, उसकी बात जो था वो की गई थी। बोलते हैं कि जो डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कांगड़ा में जो है वो स्थित है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब बात की गई थी यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश सरकार में दूध उत्पादकों को जो है वो जो दूध उत्पादन करते हैं ना, उनको लाभ हो रहा है। दूध का जो खरीद मूल्य है उसको 6 रुपये बढ़ाने की घोषणा भी सरकार के द्वारा की गई है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट भी हैं और डगवार जो दूध प्रसंस्करण संयंत्र था उसकी बात स्पेसिफिक रूप से जो था वो की गई थी कि डगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये अत्याधुनिक रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो डगवार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। 250 करोड़ रुपए से जो है ये स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर ये भी नोट करने वाली बात है कि कितने करोड़ रुपए से किया जाएगा। इस परियोजना में जो है प्रथम चरण में क्या होगा, 180 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और संयंत्र स्थापित होने से जो है वो यहाँ पर दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, स्वादिष्ट दूध, ये सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकेंगी और ऑब्वियसली यहाँ से आसपास के लोगों को जो है वो फिर रोजगार भी जो है वो मिलेगा। यहाँ पर एक और स्कीम की बात कर लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, वो है कृषक बकरी पालन योजना। बकरी पालने के लिए भी सरकार कहती है कि हम सब्सिडी देंगे। 60% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इसमें 11 बकरियां पाल सकते हैं जिनमें से 10 फीमेल होंगी, 1 मेल होगा और 5 भी पाल सकते हैं अगर किसी को 5 पालनी है। इसमें 4 फीमेल और 1 मेल का पैटर्न है। 3 भी कोई पालना चाहे तो 3 भी पाल सकता है, 2 फीमेल और 1 मेल होगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि 60% सब्सिडी देने की बात जो है वो सरकार कहती है और 57 यूनिट जो है वो अभी तक जो डिस्ट्रीब्यूटिंग यूनिट है ना वो हिमाचल में थे 2021-22 तक। परंतु अभी नया जो डाटा आएगा ना उसके अकॉर्डिंग हम ये यूनिट्स की बात करेंगे क्योंकि ये तो चेंज हो गए होंगे। अभी तक सब्सिडी 60% है, वो आपने ध्यान रखना है। पैटर्न ध्यान रखना है कि किस पैटर्न पर जो है ये दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर हमारे पास एवरी ईयर वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो देखो जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत जो है वो वेटलैंड संरक्षण आवश्यक है, ये कहा गया। अब ये कहा गया और इस डे को मनाया गया, तो मुख्यमंत्री ने भी इसके बारे में बात की शिमला में, और भी बहुत सारी बातें हुई, गवर्नर ने बात की, परंतु हम बात करेंगे कि ये मनाया क्यों जाता है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। 2 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इस दिन क्या हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड के अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर आयोजित एक सम्मेलन था, जहां पर जिसको रामसार समिट भी कहते हैं, रामसार सम्मेलन जो था वो हुआ था। और इसमें वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर ध्यान दिया गया था कि वेटलैंड जो आर्द्र भूमियाँ हैं वो क्या करती हैं, पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखने के लिए अहम योगदान जो है वो निभाती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि वर्ल्ड वेटलैंड डे तो मना लिया गया, परंतु 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई थी। हमें थीम भी पता होनी चाहिए, इसकी थीम क्या रखी गई थी। देखो अगर हम थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। ये आपने ध्यान रखना है, वेटलैंड्स यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंड ह्यूमन वेल बींग्स जो है वो इसकी थीम रखी गई थी, ये आपने ध्यान रखनी है इसकी थीम। ठीक है जी। तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम रखी गई थी वर्ष 2024 के लिए। 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में रामसार कन्वेंशन जो था वो हुई थी। रामसार कन्वेंशन हुई थी, ईरान की एक सिटी है रामसार जहाँ पर हुई थी, तो इसीलिए इसको रामसार कन्वेंशन कहा गया। वेटलैंड की प्रोटेक्शन को लेकर जो है ये बात करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ल्ड वेटलैंड डे की, गिरिराज पत्रिका में भी आया था, तभी हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 1 लाइन क्वेश्चन है। उससे पहले देखो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। देखो एक तो पीजीटी में है नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कि आप कैसे जो है वो नेगेटिव मार्किंग को जो है वो डिफीट कर पाएंगे और पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दूसरा पेपर 2 में अगर नंबर क्लैश कर गए ना, और करेंगे बहुत सारे बच्चों के नंबर क्लैश, तो पेपर 1 ही होगा नौकरी देने वाला, क्योंकि फिर पेपर 1 के नंबर ही जो है वो देखे जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पर इसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं भारत में सबसे अधिक जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र जो है वो कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का जो रिच क्षेत्र है ना वो कौन सा है बायोडाइवर्सिटी का, वो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो है वो सबसे ज़्यादा रिच है। अब देखो आप वेस्टर्न घाट भी पढ़ते हैं, आप ईस्टर्न घाट भी पढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ पर ये मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स आपने ध्यान रख लेना है, जहाँ पर ये वेस्टर्न ईस्टर्न घाट जो है वो मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर एक। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर जो है वो किया गया है। देखिए त्रिवेणी नहर की बात की जा रही है कि ये जो है वो इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर किया गया है। अगर हम बात करें त्रिवेणी नहर का, तो इसका निर्माण गंडक नदी के ऊपर जो है वो किया गया है। अब त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी के ऊपर किया गया है, परंतु ये है कहाँ पर स्थित। त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार में जो है वो स्थित है, और ये जो गंडक है ना ये गंगा की आगे चलकर सहायक नदी जो है वो बनती है। गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदी है, और त्रिवेणी जो है वो बिहार में स्थित है। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में के करीब ये आता है। त्रिवेणी कैनाल जो है ना, यहाँ से इरिगेशन का काम इस क्षेत्र में किया जाता है, सिंचाई यहाँ से होती है, तभी ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में जो है वो स्थित है। अब देखो टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब ये टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में जो है ये स्थित है, और वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जो है ये स्थित है। एचएस में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जलपाईगुड़ी को रिलेट करके बुक्सा टाइगर रिजर्व का, तो आपने ध्यान रखना है इसके बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि अगर टाइगर रिजर्व जो मोस्ट फेमस वाले टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से इंडियन स्टेट्स में स्थित है, तो सबसे पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है वो आ जाता है। ये जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी आप इसको कहते हैं। साथ में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान में स्थित है।
कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो आता है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है। एक टाइगर रिजर्व मैं आपसे पूछता हूँ, वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, आपने कमेंट करके जो है वो बताना है, रिवीजन भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। अब देखो नाबार्ड की हम बात करते हैं तो नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है वो किसकी रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। तो आपने ध्यान रखना है कि एक थी शिवरामन समिति थी एक, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर जो था वो नाबार्ड बैंक की सहायता जो था वो की गई थी। अगर हम नाबार्ड की स्थापना की बात करते हैं तो 1982 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, वो भी पता होना चाहिए। तो पता चल गया ना कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, कौन सी कमेटी से इसकी स्थापना की गई और कहाँ पर जो है वो क्या था, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। आगे बोलते हैं किस गवर्नर जनरल द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टाइम ऐसा था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करते थे तो एक गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को बैन कर दिया था। ये थे लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन के टाइम की बात है कि कांग्रेस को जो था वो बैन कर दिया गया था। और लॉर्ड विलिंगडन का जो कार्यकाल था ना वो 1931 से 36 के बीच में था। इनके कार्यकाल के दौरान जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है वो होती है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 की वो भी इनके कार्यकाल के दौरान होती है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वो भी इनके कार्यकाल के दौरान पास होता है। ऑल इंडिया किसान सभा जो बनाई जाती है 1936 में वो भी इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो बनाई जाती है। और जो इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1933 में स्टार्ट किया गया था वो भी इनके कार्यकाल में के दौरान ही जो था वो स्टार्ट किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। आगे बोलते हैं प्रतिष्ठित जो टॉयलर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार जो है वो पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। पर्यावरण सुरक्षा क्षेत्र में दिया जाता है। और वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे की, और वर्ल्ड ओजोन डे 2023 में भी मनाया गया। ये मनाया गया कब, यहाँ पर सितंबर महीने में मनाया गया और सितंबर महीने की 16 तारीख को जो था वो मनाया गया। ये आपने ध्यान रखना है, सितंबर की 16 तारीख को जो था वो बनाया गया। यहाँ पर 2023 में जो इसकी थीम रखी गई थी वो रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग दी ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। बहुत बड़ी थीम थी। तो जब बहुत बड़ी थीम किसी चीज़ की हो जाती है पूछने की संभावना कम होती है, परंतु अंडर एस्टिमेट फिर भी नहीं कर सकते। अगर पूछ लिया गया तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। ध्यान रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग दी ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज 16 सितंबर को जो है वो प्रत्येक वर्षीय मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले अगर आपने अभी तक एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एलाइड सर्विसेज का इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इसकी इंपॉर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो लिंक दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोलते हैं अगले में, अंडर विच सर्विस विल हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑपरेट बसेज फॉर रिलीजियस प्लेसेस। तो बोलते हैं कि HRTC की बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है वो बसेज को चलाएगी धार्मिक स्थलों के लिए। तो कौन सी जो योजना है उसके तहत ये चलाई जाएगी। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आपने कमेंट करके जो है वो बताना है कि ये जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के द्वारा धार्मिक स्थलों के लिए बसें चलाई जाएंगी वो कौन सी सेवा के अंतर्गत चलाई जाएंगी। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च कर लेना। ये PDF वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी और भी मिल जाएंगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।